दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विद राजेंद्र। भारतीय समकालीन कलाकारों की ऑडियो सीरीज का प्रस्तुत है दूसरा अंक। और आज के अंक में हम चर्चा करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। मित्रों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही ये कमेंट बॉक्स में ये भी बताया करिए कि आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं कवि रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की कला को सही अर्थों में आधुनिक कहलाने वाले कलाविद जितने भारत में हैं उतने ही भारत के बाहर भी। यह संयोग ही है कि रविंद्रनाथ साहित्य संस्कृत के सृजन और विमर्श के समानांतर कला सृजन की दुनिया में भी दाखिल हो पाए और अपनी रचनात्मक मेघा से एक आश्चर्य प्रकट कर पाए। आश्चर्य यह कि कवि गुरु ने सर्वथा पहली बार पारंपरिक रूढ़ियों से मुक्ति लेकर नई दृष्टि से कला सृजन संभव किया। इसलिए उन्हें भारत का पहला आधुनिक कलाकार कहा जाता है। अपनी स्वच्छंद शैली और रूढ़ि मुक्त रंग योजना के साथ कल्पना की रचनात्मकता के कारण रविंद्रनाथ ने भारतीय कला को आधुनिक रूप देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1861 में जन्मे रविंद्रनाथ टैगोर का लालन पालन और शिक्षा दीक्षा अच्छे वातावरण में हुई। 20वीं सदी में एक कवि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति पाने वाले वे भारत के पहले व्यक्ति थे। 1912-13 का नोबेल पुरस्कार भारतीय साहित्य के लिए गौरव लेकर आया, जिससे गीतांजलि विश्व प्रसिद्ध कृति बन गई और समूचे भारत में काव्यात्मकता की आंधी चल पड़ी। कवि गुरु ने कविताओं के साथ साथ कहानियां लिखी, उपन्यास और नाटक लिखे, राष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रश्नों पर गंभीर बहसें की। भारतीय राष्ट्रवाद को लेकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से उनकी असहमतियां विख्यात रही हैं, जिसे देशव्यापी राष्ट्रीय विमर्श का कारण माना जाता रहा है। अपने रचनात्मक अवदान के वैशिष्ट्य को लेकर कई पीढ़ियों के प्रेरक बनने वाले रविंद्रनाथ का कला के क्षेत्र में प्रवेश जीवन के अंतिम चरण में हुआ। तब उनकी उम्र 76 वर्ष की थी। जाहिर है कवि गुरु ने कला की कोई विधिवत शिक्षा नहीं ली थी और न ही उनका ऐसा कोई लक्ष्य ही था कि वे कला में कोई क्रांति करने जा रहे हैं, पर यह उनकी सृजनात्मकता का ही विस्फोट था कि उनकी कलाकृतियों से भारतीय कला जगत में एक क्रांति सी आ गई। शांति निकेतन के कला भवन ने उन्हें कला की ओर प्रवृत्त होने की प्रेरणा दी। कला के वातावरण ने उनमें कला के नूतन भावों को प्रकट किया और तब वे सर्वथा नई कला चेतना के साथ दृश्य में आए। विचित्र स्थिति यह है कि कवि गुरु के शुरुआती कामों को बहुत हल्के ढंग से लिया गया। उनके चित्र हों या रेखांकन उन्हें बहुत सामान्य माना गया। पर जैसे कि अपने यहाँ होता है कि जब पाश्चात्य समीक्षकों ने इन कामों को सराहा तो यहाँ के कलाकारों और कलाविदों ने भी रविंद्रनाथ की कृतियों में नई उद्भावनाओं को खोज लिया। यह सच है कि कवि गुरु की कृतियों में पारंपरिक कला रूढ़ियों का नकार और एक तरह की नई कला दृष्टि की प्रस्तावना भी है। इसमें निजता और स्वतंत्रता का आग्रह है, जो बंगाल शैली के उन दिनों के दौर में बिल्कुल अप्रत्याशित सी बात थी। इसी को लक्ष्य कर कलाविदों ने माना कि रविंद्रनाथ की कला में देश की भावना का ही रूप नहीं है, वरन उसमें मनुष्य के आत्मिक विकास का भी समर्थन है। कवि गुरु की कृतियों में मौलिकता, स्वतंत्रता और व्यक्ति की निजता का प्राधान्य है। चूंकि उन्होंने कला की कोई अकादमिक शिक्षा नहीं ली थी, इसलिए उनके आरंभिक काम स्वतंत्र विवेक की उपज थे। यह आश्चर्यजनक तथ्य है कि उनके चित्रों में रंग, रंगीन स्याही तथा क्रेयॉन्स आदि का प्रयोग हुआ है। जब उनकी उपलब्धता में दिक्कत होती थी तो वे फूल और पत्तियों को रगड़कर कृतियों में रंग भरा करते थे। यह स्वच्छंदता उन दिनों विरल थी। अपने कामों में भी वे शुद्ध रूप से मौलिक ही थे। कल्पना, निर्द्वंद भाव और यायावरी प्रवृत्ति के कारण
रविंद्रनाथ की कृतियां उन दिनों आधुनिकता के प्रेरक की तरह आईं। स्टेला क्रेमिस ने ठीक ही कहा है कि उनके चित्रों में उन भावनाओं और विचारों की अभिव्यक्ति हुई है जो शब्दों में बंधने से रह गए हैं। इसलिए उनके चित्र स्वतंत्रता और आनंद की अभिव्यक्तियां हैं। उनके सृजन में कला की किसी परंपरा या कलात्मक उत्तरदायित्व के निर्वहन का प्रश्न ही नहीं उठता। रविन्द्रनाथ ने स्वयं कहा, चित्रकला के क्षेत्र में मात्र रंग और रेखाएं ही कोई संदेश नहीं देती, अपितु उनमें ध्वनि होती है, लय होती है, जिनका अंतिम उद्देश्य कलाकार की आंतरिक और बाह्य कल्पना का संप्रेषण एवं एक समानुपातिक समग्रता का विकास करना होता है। कवि गुरु का कला के लेकर एक विशेष किस्म की धारणा थी, जिसे उन्होंने अपनी कृतियों में फलित करने की चेष्टा की। यह धारणा कहीं से भी अकादमिक नहीं थी और न ही किसी स्कूल की उपज थी। वह तो थी एक स्वच्छंद वृत्ति, जिसमें आकारों का लय से मुक्तता के साथ रंगात्मक संयोजन था। हर तरह की कला रूढ़ियों को नकारते हुए यही कारण है कि बहुत से कलाविदों ने उनकी कृतियों में समन्वयात्मक चित्र शैली देखी और माना कि कवि गुरु ने इसी शैली को प्रसारित कर भारतीय कला में आधुनिकता की चित्रकला का प्रवर्तक माना जाता है और माना कि कवि गुरु ने इसी शैली को प्रसारित कर भारतीय कला में आधुनिकता के बीज बोए। यह संयोग ही कहना चाहिए कि जिन अविंद्रनाथ टैगोर को बंगाल शैली की चित्रकला का प्रवर्तक माना जाता है, वे कवि गुरु के भतीजे थे। एकाध स्थलों पर कला उन्नयन से प्रेरित होकर कला सृजन की ओर प्रवृत्त हुए। अविंद्रनाथ की कृतियों से रविन्द्रनाथ बहुत प्रभावित हुए थे और मन में बार बार चित्र बनाने की भावना भी बलवती होती रहती थी। पर यह डर हमेशा सताता था कि शब्द शिल्प के इस साधक को कला जगत में स्वीकार कौन करेगा। शौक हुआ कि बैठे ठाले कुछ रचना करने की ओर प्रवृत्त होकर देखें कि क्या होता है। प्रतिभा तो प्रतिभा ही होती है, चाहे वह किसी भी विधा में काम करे। कवि गुरु की कला सृजन की इच्छा देखते ही देखते उनकी गहरी अनुभूति और सृजनात्मकता कल्पना से ऐसी निर्मितियों में रूपांतरित हो गई कि जिसमें एक नई कला चेतना और नूतन उद्भावना के संकल्प छिपे थे। उनके आरंभिक कामों में आनंद कुमार स्वामी ने बाल कला की प्रवृत्ति देखी थी और कहा था कि शिशु द्वारा निर्मित चित्रों में मन की कल्पना की जो अधिकता और मन के भावों की अभिव्यक्ति की जैसी सहजता होती है, वैसी प्रवृत्ति को रविन्द्रनाथ की कृतियों में देख पाना मुश्किल नहीं है। अनेक समीक्षकों ने रविन्द्रनाथ की कला का मूल उनकी पांडुलिपियों की काट छांट को बताया है। स्वयं रविन्द्रनाथ ने कहा है, कुछ रेखाओं में शांत करुणा की अभिव्यक्ति होती थी तो कुछ से रोष, कुछ को मैं अनवरत हास्य की सृष्टि करते हुए भी पाता था। हालांकि तब मैं नहीं जानता था कि मेरी ये कृतियां, जिनकी सृष्टि बिना किसी पूर्व निर्धारित लक्ष्य के हुई हैं, मेरी सौम्य कलात्मक अभिव्यक्ति के रूप में परिणित हो जाएंगी। मालूम हो कि कवि गुरु अपनी कविताओं और दूसरी विधाओं की पांडुलिपियों में बहुत काटछांट किया करते थे, जिससे तरह तरह की आकृतियां उभर जाती थीं। इन्हीं आकृतियों को बाद में कला के स्तर पर बरतने से उनका नया संस्कार हुआ और वे कला के रूप में मान्य हुई। इन आकृतियों के उभार और तदंतर उनकी अलग अर्थमयता ने रविन्द्रनाथ के मन में कला के बसे बोध को जागृत किया और वे सहजता से इस क्षेत्र में प्रविष्ट हो सके। आप कवि गुरु के उपयुक्त कथन को ध्यान में रखेंगे तो इसे आसानी से महसूस कर सकेंगे कि रविन्द्रनाथ की कला का मूल उत्सव वे रेखाएं ही हैं, जिनकी लयात्मकता एक दूसरे को कटते वर्तुल, अस्पष्ट सी उभर आई कोई आकृति अपनी स्वच्छंदता से हमें आकृष्ट करने लगती है और उनमें एक नई कला चेतना स्वतंत्रता के साथ प्रकट होने लगती है। जो लोग रविन्द्रनाथ की कला में विभिन्न वादों और प्रयोगों को देखने के आदी हैं,
वे आसानी से इस बात को पचा नहीं पाएंगे कि कवि गुरु प्रथमतः और अंततः कवि ही थे। उनका कलाकार व्यक्तित्व उनके कवि गुरु का विस्तार था। यह बड़ा विचित्र विरोधाभास है कि कला के क्षेत्र में ऐसे लोग बहुत हैं जो उन्हें साहित्यकार से बड़ा कलाकार मानते हैं। स्वयं रविन्द्रनाथ की स्वीकारोक्तियां इसका प्रमाण हैं कि वे यदि कवि हैं और लेखक भी, तभी शायद कलाकार भी बन पाए, और प्रेरणा उन्होंने पांडुलिपियों के संशोधन के दौरान उभर आई। बेशक इन आकृतियों से बनी कृतियों में हम आधुनिकता के तत्व देखते हैं, स्वतंत्रता और रूढ़ मुक्ति मौलिकता के दर्शन करते हैं, और रंग योजना तथा रंग विधानों तक में उनकी स्वच्छंदता के कायल होते हैं। यथार्थवाद, अति यथार्थवाद, अमूर्तवाद, रूपवाद जैसे कला की अवधारणाओं को उनकी कला पर लागू करें तो आश्चर्यजनक ढंग से देख पाएंगे कि उनके बेशुमार कामों में सबकी जगह है। एक विशिष्टता सर्वत्र काम करती है, वह है हर तरह की रूढ़ियों का नकार। कलाकार स्वयं स्फूर्त ढंग से किस तरह काम करता है और उसकी स्मृति पर किसी दबाव की कोई भूमिका नहीं है, यह देखना कवि गुरु की कला को ठीक से जानना है। यह असाधारण महत्व की बात है। जब बंगाल शैली की कला ने पूरे देश को आंदोलित कर दिया था और एक विशेष पद्धति, भाव और अनुभूति को कला का पर्याय मान लिया था। लेकिन इसके साथ साथ यह अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसा कुछ भी रविन्द्रनाथ ने जानबूझकर नहीं किया, क्योंकि कला उनके लिए शौक तो हो सकती थी, सृजन की अनन्यता नहीं जो उनकी कविता को हासिल थी। इसीलिए जो लोग उनके लेखन से बड़ा उनके कलाकार को देखते हैं, वे या तो सम्मोहन में ऐसा करते हैं या उनके लेखन व्यक्तित्व की विराटता से सर्वथा अपरिचित हैं, या वे स्वयं रविंद्र के वक्तव्यों को खारिज करते हैं। बावजूद इसके यह महत्वपूर्ण है कि कवि गुरु की कृतियां अपनी लयात्मकता के कारण उस दौर में बेहद क्रांतिकारी रही हैं। उन्होंने कभी भी किसी विषय को आधार बनाकर कोई कृति नहीं बनाई। उनके मन में उठने वाले भाव तत्काल ही चित्र निर्मित का आधार बना करते थे। उनके अधिकतर चित्र शीर्षकहीन हैं, जिनमें मानवाकृतियां दिखती हैं, कटे हुए रूपों में, खंडित आकृतियों के रूप में, और आड़ी तिरछी रेखाओं के कटे पिटे विन्यासों में बनी हुई आकृतियां भारतीय कला को आधुनिक बनाने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण थी। यह तथ्य भी ध्यान में देने लायक है कि इस कला जगत में पशु पक्षियों की असंख्य आकृतियां बनी हैं, जो कवि गुरु के प्रकृति प्रेम और उनकी उदार संवेदना का प्रमाण है। दृश्य चित्रों में भी कवि गुरु ने दक्षता हासिल थी, जिसका अंकन उन्होंने अपनी भावप्रवण कल्पना के जरिए किया था। कुछ कलाविदों की दृष्टि में उनके ये काम पाल क्ली और कैंडिस्की के समतुल्य हैं। इसका एक आधार यह भी है कि रविंद्रनाथ ने आधुनिक कला का गहन अध्ययन किया था और आधुनिकता के उन सृजनात्मक तत्वों का प्रयोग भी किया था जिससे भारतीय कला को रूढ़ियों से मुक्त किया जा सके। उनकी कला की विशिष्टता है स्वतंत्रता और निर्बाध कलात्मक सृजन। कहना ना होगा कि इससे भारतीय कला को पारंपरिक रूढ़ियों से मुक्त होने में बहुत मदद मिली, और यह रविन्द्रनाथ की कला का निश्चय ही एक बड़ा अवदान है। भारतीय लघु चित्रों से लेकर अजंता के भित्ति चित्रों की लयात्मकता से इनमें गजब का मेल है। इस कला संसार में सौंदर्य, वियोग, करुणा और विषाद का भी कम योग नहीं है। स्त्रियों के प्रति आकर्षण रविन्द्रनाथ की कला की एक अन्य विशेषता है। सौंदर्य और श्रृंगार के विभिन्न भावों का अंकन कर रविन्द्रनाथ ने ऐसी स्त्रियों की सृष्टि की है जो सहज ही हमें आकर्षित कर लेती हैं। शील, सौंदर्य और करुणा की छवि हो या धनी बिखरी हुई केश राशियों के बीच प्रचंड स्त्री छवि, रविन्द्रनाथ की स्त्रियां अनेक रूपों में विन्यस्त होकर अपनी पारंपरिक रूढ़ियों से बाहर आती हैं। असल बात यह है कि रविन्द्रनाथ की कला पर उनके चिंतक और दार्शनिक कवि का गहरा प्रभाव है, जिसमें जगत का सौंदर्य और उसकी करुणा का जीवंत साक्षात्कार है। भारत और विदेश में मिलने वाले कलाकारों की कृतियों का बड़ा संयत और रोमांचकारी प्रभाव इन चित्रों में दिखता है, जिसकी परंपरा आसानी से नहीं खोजी जा सकती।
फ्रांसीसी अभिव्यंजनावादियों का प्रभाव भी इस कला जगत पर दिखता है, जिनके कामों से कवि गुरु गुजरते थे और जिनसे मिलकर उन्होंने कला को भाव विपुल बनाने का यत्न किया था। गुरुदेव की पेरिस की एक दीर्घा में प्रदर्शनी लगी थी, जिसमें प्रदर्शित कृतियों की बड़ी सराहना हुई थी। उन दिनों कवि गुरु को 1.5 वर्ष की लंबी प्रतीक्षा के बाद दीर्घा मिल पाई थी। उनकी अधिकतर कृतियां महत्वपूर्ण हैं, जिनमें ज़्यादातर शीर्षकहीन हैं, पर उनकी जिन कृतियों को भारतीय कला के उन्नयन में सहायक माना जाता है, उनमें है पात्र लिए हुए स्त्री, वह, दृश्य, चित्र, दग्ध हृदय, आत्मनिरीक्षण, विचित्र जंतु, कूदता हुआ हिरण, पानी वाली, मशीन मैन, चिड़िया और पक्षी युगल उल्लेखनीय कृतियां हैं। इसके अतिरिक्त उनका बनाया आत्मचित्र भी बहुत भाव व्यंजक है। तो स्थिर जीवन के बनाए उनके ढेरों चित्र अद्भुत प्रभावों की सृष्टि करते हैं। कवि गुरु की कुछ कृतियां व्यक्ति के अंतर्मन और उसके मनोवेगों को जिस तन्मयता से व्यक्त करती हैं, उसकी तुलना उन दिनों के किसी कलाकार की कृतियों से नहीं की जा सकती। रविन्द्रनाथ चूंकि अपने समय के युगांतकारी लेखक, वैश्विक प्रतिष्ठा के विचारक थे, इसलिए देख पा रहे थे कि आने वाले दिनों में कला क्या रूप लेने जा रही है। यह अकारण नहीं है कि उनकी कला हर तरह के बंधनों से मुक्त होकर स्वच्छंद विचरती है और एक नई परंपरा का सूत्रपात करती है। हालांकि स्वयं कवि गुरु इसे स्वीकार नहीं करते। चित्रकला में मेरी रुचि गहरी है, पर मुझे कला के किसी सिद्धांत की स्थापना नहीं करनी है। मुझे तो केवल यही कहकर संतोष कर लेना है कि मेरे चित्रों के मूल में कोई सीखी हुई दक्षता नहीं है। मेरे चित्र किसी परंपरा में या जानबूझकर किए गए प्रयत्नों के प्रतिफल नहीं है। इनका जन्म तो सहज कला प्रवृत्ति, रेखाओं और रंगों के सामंजस्य एवं संघात तथा मेरी रुचि प्रसन्नता के कारण हुआ है। 1941 में अपने निधन के पूर्व रविंद्रनाथ ने अपनी कला से भारतीय कला को रूढ़ि मुक्त कर उसे खुली हवा में सांस लेने को प्रेरित किया, जो उनकी कला की अप्रतिम और विशिष्ट देन है। तो आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में, किसी नए कलाकार के बारे में जानेंगे। नमस्कार।